हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7th के साइंस की, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। हम केमिस्ट्री वाले पार्ट के सारे जितने आपके 4 चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस ले रहे थे और प्रैक्टिस सेट्स बनाए हुए हैं, क्वेश्चंस हैं उनमें, और उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं, उनके करेक्ट आंसर बता रहे थे। इससे पहले फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में आपने एमसीक्यूज करे थे, सेकंड प्रैक्टिस सेट आपका था जिसमें आपने फिलअप्स देखे थे। आज हमारा थर्ड प्रैक्टिस सेट है, इसमें आपके सारे ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट आई। आपको स्टेटमेंट बताया जाएगा और आपको बताना है कि वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। ओके, चूज द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको स्टेटमेंट्स बताई जा रही हैं और आपको बताना है कि वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। पहला है वूल एंड सिल्क आर द एनिमल फाइबर्स। ओके, तो आपने फाइबर्स को, रेशों को, यानी जो कपड़ा आपका बना हुआ है, जो कपड़े आपने पहने हैं, वो किससे मिलकर बने हुए हैं? एक धागे से मिलकर के बने हुए हैं। और वो धागा किससे मिलकर के बना हुआ है? फाइबर से मिलकर, यानी रेशों से मिलकर के बना हुआ। ओके, और वो रेशा आपका कहाँ से आता है? या तो वो नेचुरल फाइबर होगा या फिर मैनमेड फाइबर होगा। नेचुरल फाइबर यानी प्रकृति से उसे लिया गया होगा। और प्रकृति में आपकी क्या क्या चीजें आती हैं? या तो पेड़ पौधे आते हैं या जीव जंतु, यानी एनिमल्स या प्राणी जो आपके, ठीक है, वो आएंगे। कुछ आपको पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं रेशे, वहीं कुछ आपके किससे प्राप्त होते हैं? जो जानवरों से प्राप्त होते हैं। ओके, वहीं पर आप किसकी बात कर रहे थे कि वूल और सिल्क भी आपका क्या है? एक प्रकार का नेचुरल फाइबर है, यानी कि प्राकृतिक रेशे के अंतर्गत आता है। तो प्राकृतिक रेशे के अंतर्गत आएगा, इसका मतलब या तो इसको पेड़ पौधे से लिया गया है या फिर ये जंतुओं से प्राप्त किया गया होगा। ठीक है, तो आप क्या देखते हैं, जब वूल और सिल्क की बात आती है तो इन दोनों को ही किससे? आपके जानवरों से या जीव जंतुओं से प्राप्त किया जाता है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? एनिमल फाइबर्स भी कहा जाता है। ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? आपकी ट्रू हो जाएगी। तो ये एक प्रकार का प्राकृतिक रेशा भी है। ओके, ऊन और रेशम। तो प्राकृतिक रेशे के अंतर्गत क्या क्या आएंगे? एक जो पेड़ पौधों से मिलेंगे और दूसरे जो आपके जीव जंतुओं या प्राणियों से मिलेंगे। ओके, तो ये किस प्रकार का रेशा है? जो कि आपका प्राणियों से मिलते हैं। साथ साथ नोट भी करते रहेंगे आपके। सेकंड स्टेटमेंट है सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप। सिल्क भेड़ की खाल से प्राप्त होता है। ठीक है, सिल्क क्या है आपका? सिल्क है रेशम। और जब आप रेशम के बारे में पढ़ रहे थे, सिल्क के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहां पर वर्ड आता है सिल्क मॉथ, या आपका क्या होता है? रेशम का कीट। और एक टर्म आती है सेरीकल्चर, जहां पर आप क्या कहते हैं कि सेरीकल्चर एक ऐसा मीडियम है या एक ऐसी विधि है जिसमें आपके जो क्या होते हैं? रेशम के कीट होते हैं, उनको पाला जाता है और उनको पालने के बाद क्या ऑब्टेन किया जाता है? वहां से सिल्क यानी रेशम ऑब्टेन किया जाता है फाइबर के रूप में। ओके, उसके रेशे प्राप्त किए जाते हैं, फिर उससे फैब्रिक बनता है। तो सेरीकल्चर वहां पर आता है। तो यानी रेशम किससे निकल रहा है? रेशम कीट से निकल रहा है। और इस कथन में दिया गया है कि वो फ्लीस ऑफ शीप यानी भेड़ की खाल से प्राप्त हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी? आपकी फॉल्स हो जाएगी। और आपको पता है जब फ्लीस ऑफ शीप की बात आएगी तो वहां से वूल यानी कि ऊन प्राप्त होता है। ओके, चलिए थर्ड स्टेटमेंट है आपका पश्मीना शॉल्स वुवन फ्रॉम द वूल ऑब्टेन फ्रॉम द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट्स। तो पश्मीना शॉल आपकी, जो आप देखते हैं अलग अलग टाइप के शॉल होते हैं, ये सारे किसमें? सर्दियों के टाइम पर ये सारी चीजें यूज में आती हैं।
ठंड से बचने के लिए। ओके, और ये मेनली आपको कश्मीर में बहुत अच्छी वैरायटी मिलती है, इनकी रेंज बहुत अच्छी रहती है वहां पे। तो स्टेटमेंट सही है। कश्मीरी गोट से क्या प्राप्त की जाती है? वूल प्राप्त की जाती है, और उस वूल या ऊन से फिर क्या बनाया जाता है? वुवन के द्वारा पश्मीना शॉल बनाया जाता है। ओके, तो इन तीनों स्टेटमेंट्स को जल्दी से नोट करेंगे, फिर आगे देखेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, सिल्क फाइबर इज केमिकली अ प्रोटीन। तो सिल्क फाइबर जो होता है वो केमिकली, यानी जो उसका कंपोजिशन है वो प्रोटीन का होता है, प्रोटीन से बना हुआ होता है। वो प्रोटीन ही है बेसिकली। क्या होता है, जो आपकी फीमेल जो सिल्क मॉथ होती है, तो वो क्या करती है? अंडे देती है, और फिर क्या होता है? उसके बाहर प्यूपा बनता है। धीरे धीरे स्टेजेस में उसका डेवलपमेंट होता है, जिसके बाद कोकून बनता है। कोकून में क्या होता है? बाहर आपके फाइबर का निर्माण होता है, या रेशे का एक शेल जैसी बन जाती है बाहर। ओके, और फिर जब उस कोकून को धूप में रखा जाता है या उसको बॉईल किया जाता है, तो वहां से फिर धागे यानी कि जो आपके फाइबर्स होंगे वो प्राप्त होंगे। ओके, और फिर रीलिंग की जाती है उसको मशीन्स के द्वारा। वो सिल्क जो कोकून से मिला है उसका क्या होगा? रीलिंग की जाएगी, यानी उसके बंडल बनाए जाएंगे, और देन लास्ट में उसका क्या बनेगा? फैब्रिक बनेगा, और फैब्रिक से फिर क्या बनेंगे? कपड़े वगैरह जो भी आपके बनने हैं वो बनेंगे। ओके, तो यानी क्या पूछा गया है? सिल्क क्या है? तो वो केमिकली एक प्रोटीन ही होता है। ठीक है, प्रोटीन की एक शेल होती है जिसके बाहर फाइबर बनना शुरू हो जाता है। ओके, तो ये स्टेटमेंट कैसी है आपकी? ट्रू है। नेक्स्ट है, द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज द मलबेरी सिल्क मॉथ। ओके, तो शहतूत के पेड़ का नाम आपने सुना होगा, तो मलबेरी ट्री वही होता है, और उसके पत्तों में आपका क्या पाया जाता है? ये सिल्क मॉथ पाई जाती है, यानी रेशम का जो कीट है वो पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कॉमन वही है। जब आप किसको पढ़ते हो? सेरीकल्चर पढ़ते हैं, या आप सिल्क के बारे में जब भी पढ़ेंगे, रेशम के बारे में, किस प्रकार रेशम का उत्पादन होता है, कहाँ से उसको प्राप्त किया जाता है, जब भी इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे तो हमेशा किसका नाम आएगा? कॉमनली जनरली आप ज्यादातर मलबेरी सिल्क का या मलबेरी ट्री का नाम सुनते हैं। ओके, तो मलबेरी ट्री जो होते हैं उनके जो पत्ते होते हैं वहां पर आपकी सिल्क मॉथ पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, फॉर रीलिंग ऑफ सिल्क कोकून आर बॉइल्ड। जब सिल्क की रीलिंग की जाती है तो उसके लिए कोकून को बॉईल किया जाता है। तो हमने जैसे अभी पढ़ा कि क्या प्यूपा बना, प्यूपा के उस पहले अंडे दिए फीमेल ने, फिर क्या हुआ? उससे प्यूपा का निर्माण हुआ, फिर प्यूपा से आपका क्या बना? कोकून बना। फिर जब कोकून को वहां से प्राप्त किया गया तो उसको या तो धूप में रखा जाता है, यानी गर्मी के संपर्क में लाया जाता है, या फिर क्या करेंगे? उसको बॉईल किया जाता है। ठीक है, उबाला जाता है, गर्म किया जाता है, और उसके बाद कोकून अलग हो जाता है उससे, यानी फाइबर आपको मिल जाएगा। देन उस फाइबर की क्या होती है? रीलिंग होती है। ओके, पहले बॉईल करेंगे, देन रीलिंग ऑफ सिल्क होगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है आपका? ट्रू है। ओके, जल्दी से आप इन तीनों स्टेटमेंट्स को क्या करेंगे? नोट करेंगे। नेक्स्ट है आपका, अवर सेंस ऑफ टच अबाउट हॉटनेस और कोल्डनेस इज नॉट ऑलवेज रिलायबल। यानी हमारी जो सेंस है जिसके द्वारा हमें क्या होता है? ज्ञान होता है कि कोई भी, जैसे हम स्किन पे ही हम फील करते हैं ना कोई चीज गर्म है या ठंडी है। तो स्किन हमारी किस में आती है? सेंस ऑर्गन्स में आती है, ज्ञान इंद्रियों में आती है। ठीक है, 5 आपकी ज्ञान इंद्रियां होती हैं जो आपको अपने आसपास की चीजों का आभास कराती है। ओके, जिसमें आपकी क्या आती है? कान आती हैं, आंखें आती हैं, नोज आपकी आती है, ओके, टंग आती है, स्किन आती है। ये 5 चीजें आती हैं जिनसे आपको क्या होता है? पता चलता है अपने आसपास के चीजों के बारे में। स्किन आपको क्या कराती है? फील कराती है कोई चीज गर्म है या ठंडी है। तो क्या कह रहे हैं कि उस सेंस से आप हॉटनेस और कोल्डनेस का पता लगा रहे हैं, वो रिलायबल है या नहीं है, यानी भरोसेमंद है या नहीं है। तो ये ट्रू है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी आपको क्या हो सकता है? बहुत
आप ठंडे इलाके में हैं या आप बहुत देर तक जैसे एसी वाले रूम में बैठे हैं अगर, तो आपकी बॉडी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। और उस टाइम पर अगर आप किसी नॉर्मल चीज को भी टच करेंगे तो वो आपको कैसी लग सकती है, हॉट यानी कि गर्म लग सकती है। वहीं पर अगर आप किसी गर्म एरिया में बहुत टाइम तक रहे हैं या किसी कोई गर्म क्षेत्र है या पार्ट है आपका घर का जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है, वहां पर आप थोड़ी देर तक रहेंगे तो आपको नॉर्मल चीज भी जिसका नॉर्मल टेम्परेचर है वो भी बहुत ठंडा लग सकता है। तो ये ठंडा और गर्म रिलायबल नहीं है, आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि कितना ठंडा है और कितना गर्म। ओके, वहीं जब आप तापमान बताएंगे एग्जैक्ट तो वो आपको बता रहे हैं कि हाँ इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इतना डिग्री केल्विन आपका टेम्परेचर है। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है कि सिर्फ टच करने से आपको उतना रिलायबल आपका क्या नहीं मिल रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ओके, देन 8th इज नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 98.6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जो ह्यूमन बॉडी होती है, एक सामान्य मनुष्य यानी जो स्वस्थ है, जिसको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है, या बोल सकते हैं कि उसको फीवर नहीं है, कि जब फीवर होगा तो बॉडी का टेम्परेचर या तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और कभी कभी ऐसी कंडीशंस आती हैं जब इंसान कोई है वो बीमार है तो उसका बॉडी का टेम्परेचर बहुत लो भी हो सकता है। ओके, तो जब एक हेल्दी पर्सन की बात की जा रही है या क्या कह रहे हैं कि सामान्य स्थिति में उस मनुष्य का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, तो यहाँ पर बताया गया है 98.6 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या होगी, फॉल्स होगी, क्योंकि जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 98.6 डिग्री सेल्सियस ना होकर के आप किसमें देखते हैं, दूसरी यूनिट में देखते हैं। ओके, डिग्री सेल्सियस में ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। ओके, जब डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास क्या होता है, एक नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है। इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। इन ऑल केसेस यानी सारी स्थितियों में हीट फ्लोज यानी ऊष्मा जो बहती है वो कहां से, हॉटर ऑब्जेक्ट यानी गर्म वस्तुओं से कोल्डर ऑब्जेक्ट यानी ठंडी वस्तुओं की तरफ बहती है। ठीक है, तो हीट का फ्लोज आपने देखा है, फ्लो ऑफ हीट। हम क्या कर रहे थे, हम हर बार एक बर्नर जला दे रहे थे, गैस जला दी हमने, और गैस के ऊपर हमने क्या रख दिया, कोई तो बर्तन रख दिया। ठीक है, इस बर्तन में हमने क्या भर लिया, पानी भर लिया। हर बार हम पानी गर्म किए जा रहे हैं, तो वही किया हमने, गैस जला दी, उसके ऊपर एक बर्तन रख लिया, जो बर्तन की किससे बना हुआ है, किसी भी धातु से बना हुआ हो सकता है। ओके, तो ये कोई धातु से बना हुआ बर्तन है जिसको गैस पे रख लिया। अभी पहले जब आपने गैस ऑन नहीं की थी या गैस पर आपने बर्तन नहीं रखा था, इस बर्तन का कोई तो टेम्परेचर रहा होगा जो कि नॉर्मल टेम्परेचर था, जहां पर आप इजीली बेयर हैंड से या अपने नंगे हाथों से उस बर्तन को पकड़ रहे थे। ठीक है, आपने कोई कपड़ा वगैरह या कोई भी ऐसा चीज यूज नहीं की है उसको पकड़ने के लिए ताकि आपको गर्मी फील ना हो, क्योंकि वो वस्तु गर्म थी ही नहीं जब तक उसको गैस पर नहीं रखा गया। ओके, गैस, जब गैस का बर्नर आपने ऑन किया तो यहाँ से क्या निकलेगी, फ्लेम निकलेगी यानी ज्वाला निकलेगी, जिसका अपना कुछ न कुछ टेम्परेचर होगा, जो तापमान इस वस्तु की तुलना में ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका तापमान क्या हो गया, यह हाई टेम्परेचर पर होगा। ओके, जो फ्लेम है वो ज्यादा टेम्परेचर पर होगी, वहीं पर अगर वस्तु की बात करेंगे ये किस पर होगी, ये लो टेम्परेचर पर होगी। तो आप एक तरह से क्या बोल सकते हैं कि ये कोल्डर ऑब्जेक्ट हो गया आपका जो बर्तन है, और हॉटर ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका, ये जो फ्लेम है। ओके, यानी बर्नर से जो फ्लेम निकल रही है आप उसको हॉटर ऑब्जेक्ट मान सकते हो, वहीं इसको आप कोल्डर ऑब्जेक्ट मान सकते हो। या आप क्या करेंगे, इस वेसल के ही दो पार्ट कर लीजिए। दो पार्ट कौन कौन से हैं, एक पार्ट क्या कह रहा है कि जो ये वाला पार्ट है जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है फ्लेम के। ठीक है, जो बर्तन है आपका, बर्तन का जो नीचे वाला पार्ट है जहां पर गैस की फ्लेम डायरेक्ट उसको टच कर रही है, एक पार्ट वो है। एक पार्ट आपका ये ऊपर वाला है जो फ्लेम के संपर्क में नहीं है, तो इनको दो ऑब्जेक्ट मान लो आप। ठीक है, नीचे वाला पार्ट आपका ये वाला पार्ट आपका क्या है, हॉटर ऑब्जेक्ट मान लो, इसको HO लिख लेती हूं मैं, हॉटर ऑब्जेक्ट, और ये ऊपर वाला पार्ट आपका CO यानी कोल्डर ऑब्जेक्ट है। ओके,
तो आप क्या देखते हैं कि जो पार्ट फ्लेम के डायरेक्ट कांटेक्ट में था वो क्या होता है, धीरे धीरे गर्म होना शुरू करता है। ओके, अभी गर्म हो गया। अब आप थोड़ी देर बाद क्या कहते हैं कि जितना गर्म इस वाले पोर्शन में है उतना गर्म यहाँ नहीं है। कभी कभी आप क्या करते हो, गैस पे बर्तन रख लिया तो ऊपर वाले पार्ट को आप इजीली टच कर लेते हैं थोड़ी देर बाद, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता है, टाइम के साथ साथ आप इसको फ्लेम भी दिए जा रहे हैं या तापमान बढ़ाए जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, देखते हैं कि यहाँ पर भी टेम्परेचर बढ़ना शुरू कर देता है। अब आप अपने हाथों से डायरेक्ट बर्तन को पकड़ नहीं पाते। तो आपने क्या देखा कि जो टेम्परेचर सिर्फ यहाँ पर लग रहा था बॉटम में या तले में बर्तन के, वो धीरे धीरे क्या हुआ, उस तापमान ने चलना शुरू किया। तापमान के चलने का मतलब है हीट, यानी कि ऊष्मा फ्लो हो रही है, और वो ऊष्मा जिस पार्ट को हमने हॉटर ऑब्जेक्ट कहा है, बर्तन के नीचे वाला पार्ट जहां पर डायरेक्ट क्या लग रही है, फ्लेम लग रही है, वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ को बहना हीट ने फ्लो करना शुरू किया। इस वजह से आपका क्या हुआ, जिसको आप ये कोल्डर ऑब्जेक्ट कह रहे हो या बर्तन का ऊपर वाला सिरा जो था, अब वो भी गर्म होना या ज्यादा गर्म होना उसने शुरू कर दिया। ठीक है, तो आपने क्या देखा, इसमें 2 पॉइंट क्लियर होते हैं। एक कि आपका जो ऊष्मा है वो फ्लो कर रही है, वो कहां से, हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ को फ्लो कर रही है। दूसरा, अगर आप टेम्परेचर के हिसाब से देखते हैं तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ को आपकी हीट क्या होती है, फ्लो करती है। ओके, और वहीं अगर टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर भी आपका ज्यादा से कम की तरफ को क्या करेगा, फ्लो करेगा। ओके, इतनी चीजें समझ आ गई। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट आपका गर्म हो गया, बर्तन गर्म हो गया। अब बर्तन के अंदर जो हमने पानी भरा है वो पानी भी धीरे धीरे क्या होना, गर्म होना शुरू करेगा। यानी जो हीट अभी तक बाहर बर्तन में थी वो बर्तन से अब किस में जाने लग गई, पानी में जाने लग गई। और धीरे धीरे आप क्या देखते हैं कि यहाँ पानी आपका ज्यादा गर्म होगा इस वाले पार्ट में। तो जैसे ही वो पानी यहाँ गर्म होगा, जो पानी के मॉलिक्यूल यहाँ थे वो गर्म होंगे और गर्म होकर डायरेक्ट कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं सरफेस में। तो ज्यादा गर्म आपको यहाँ मिलेगा, क्योंकि जैसे इनको यहाँ टेम्परेचर मिला, ये टेम्परेचर पाने की वजह से ऊपर चले गए और ऊपर के जो मॉलिक्यूल थे वो नीचे आ गए ठंडे वाले। तो आप क्या देखते हैं कि पानी की जो ऊपरी लेयर है वो ज्यादा गर्म हो जाती है और नीचे की जो लेयर है वो क्या रहती है, ठंडी रहती है। तो इतना हमको सारा इस फ्लो में समझ में आया है, कंडक्शन में समझ में आया है। हमारा स्टेटमेंट था, इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। सारे कंडीशन में आपका क्या होता है कि जो हीट फ्लो करेगी वो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ हो जाएगी। ओके, या आप क्या कहेंगे, हायर टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, यानी ज्यादा तापमान से कम तापमान की तरफ को आपकी ऊष्मा क्या होगी, प्रवाहित होगी। हीट का फ्लो यानी ऊष्मा प्रवाह। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसे बनाएंगे और साथ में इन स्टेटमेंट्स को नोट करेंगे, फिर हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट में साथ में लिख लेना 37 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर, और जो ये 98.6 डिग्री सेल्सियस लिखा है इस वजह से आपने इसको स्टेटमेंट को फॉल्स बोला है। लेकिन अगर यहाँ पर क्या होता 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता तो तब आपकी स्टेटमेंट क्या हो जाती, करेक्ट हो जाती। या आप क्या कहेंगे कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है या तो वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या आप फ़ारेनहाइट में बताते हैं तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ओके, तो इतना आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, वाटर एट हायर टेम्परेचर फील्स मोर हॉट। जब पानी क्या होता है, ज्यादा टेम्परेचर पर होता है तो वो ज्यादा गर्मी फील करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। क्यों, क्योंकि जब पानी ज्यादा टेम्परेचर पर होगा, ज्यादा टेम्परेचर का मतलब क्या है कि धीरे धीरे उसका तापमान बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, हॉटनेस भी बढ़ती है, गर्मी भी बढ़ती है।
जब आप किसी एक नॉर्मल टेम्परेचर की बात करते हैं कि जैसे हमारे कमरे का तापमान 24 या 25 डिग्री सेल्सियस है, तो वो नॉर्मल कंडीशन है। गर्मियों में क्या होता है कि आपके एटमॉस्फेयर में या वातावरण में तापमान में भी क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। तो आप क्या कहते हैं कि 30 डिग्री, 35 डिग्री, 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जाता है। उस केस में आप क्या फील करेंगे, ज्यादा गर्म फील करेंगे। वैसे ही अगर आपके पास नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी है, सपोज आपका 20 डिग्री या 24 डिग्री सेल्सियस वाला पानी है, तो उसको आप नॉर्मल कह रहे हैं। धीरे धीरे आपने उसको तापमान देना शुरू किया, उसका टेम्परेचर बढ़ गया। तो अभी अगर आप 50 डिग्री और 20 डिग्री को कंपेयर करेंगे तो ज्यादा गर्म कौन होगा, जो 50 डिग्री सेल्सियस वाला। तो यानी जैसे जैसे तापमान बढ़ा रहे हैं आप, वैसे वैसे पानी में गर्मी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि अगर आपका उबलता हुआ बॉइलिंग वाटर है आपका, और एक तरफ वेपर है आपके पास, ठीक है, एक तरफ पानी है जो कि गर्म किया गया है और एक तरफ भाप है, तो भाप क्या होती है आपकी, ज्यादा तापमान में होती है। तो अगर उन दोनों की कंपेयर किया जाए तो ज्यादा गर्म कौन होगी, आपकी वेपर यानी कि भाप होगी। ओके, और यहाँ तक कि जब आप उनसे जलने की प्रक्रिया देखते हैं कि अगर पानी गर्म चीज से, किसी गर्म पानी से आपका जला हुआ है कहीं पर, या फिर भाप से जला हुआ है, तो ज्यादा नुकसान किससे होगा, भाप से जलने पर। क्यों, क्योंकि वेपर आपकी क्या होती है, ज्यादा गर्म होती है एज कंपेयर टू वाटर। वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट में, द्रव अवस्था में, और जब उस द्रव को ज्यादा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिया जाएगा तब वो वेपर में कन्वर्ट होगी। ओके, और भाप क्या होती है, बहुत ज्यादा गर्म होती है। तो यहाँ पर क्या है आपका, वाटर एट हाइयर टेम्परेचर, जब ज्यादा टेम्परेचर पर पानी होगा तो वो गर्म होगा एज कंपेयर टू लो टेम्परेचर। तो यानी अगर मैंने सिंपल से एग्जांपल बताया, एक आपका 20 डिग्री सेल्सियस पे पानी है, एक 50 डिग्री पर है, तो ज्यादा गर्म कौन सा होगा, 50 डिग्री सेल्सियस वाला होगा। इसका मतलब अगर तापमान बढ़ाएंगे तो हॉटनेस भी क्या होगी, बढ़ेगी। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, मार्किंग ऑन क्लिनिकल थर्मोमीटर इज फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपका जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर कौन सा होता है, जो बॉडी टेम्परेचर को मेजर करता है। ओके, यानी आपके शरीर का तापमान बताता है कि कितना तापमान है। जैसे अगर फीवर आता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको अपनी बॉडी कैसे लगती है, गर्म लग रही है, तो आप क्या बोलेंगे कि फीवर आ रहा है, बुखार आने वाला है मुझे। तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको थर्मोमीटर लगाता है और चेक करता है आपका बॉडी का टेम्परेचर। तो उसको क्या कहा जाता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर कहा जाता है। ठीक है, जो आपका क्या कर रहा है, मेजर बॉडी टेम्परेचर। और दूसरा थर्मामीटर कौन सा होता है, लेबोरेटरी वाला थर्मामीटर होता है, जो कि जब प्रैक्टिकल परफॉर्म किए जाते हैं लैब्स में तब यूज में लाया जाता है। तो वो उसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर या बहुत कम टेम्परेचर वाले अलग अलग थर्मामीटर होते हैं। ठीक है, कोई माइनस में भी होगा, जो माइनस में आपका टेम्परेचर नोट करेगा। माइनस में टेम्परेचर का मतलब क्या है, अगर माइनस में डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है, मतलब बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर। ओके, 0 से नीचे जब टेम्परेचर बढ़ेगा, माइनस में बढ़ेगा, मतलब उसकी वैल्यू घट रही है। तापमान की वैल्यू का घटने का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा ठंडा होगा। ओके, वहीं पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर भी आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करने होते हैं, तो लेबोरेटरी के थर्मामीटर आपके 100, 200, 500 डिग्री सेल्सियस होते हैं। ओके, तो यहाँ पे नॉर्मल क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात की गई है, जो कि बॉडी का टेम्परेचर मेजर करेगा। तो उसका स्केल इतना नहीं होता है, नॉर्मली आपका 37 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस की रेंज के आपको क्या मिलते हैं, उसके बीच में तापमान मिलता है। या आप क्या कहते हैं कि जैसे 102, 104 आपको फीवर आता है, तो वो वाले आपके पास थर्मोमीटर होते हैं। तो ये रेंज का आपको थर्मोमीटर नहीं मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट है, शाइनिंग थ्रेड इन थर्मोमीटर इज द कॉलम ऑफ मर्क्यूरी। तो आपको पता है कि जो आपका थर्मोमीटर होता है उसमें स्केल बना होता है, पैमाना बना होता है। उस स्केल में क्या लिखी जाती है, रीडिंग लिखी जाती है। ठीक है, जैसे 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, वो स्केल पे डिपेंड करता है कि कितना पीरियड उसमें लिया गया है, कितने गैप के बाद। हो सकता है 10 डिग्री सेल्सियस का हो, या बड़े बड़े थर्मोमीटर जो होते हैं उनमें 50 डिग्री या 100 डिग्री का भी गैप आ सकता है। ओके, तो इस प्रकार आपकी रीडिंग लिखी होती है, और आप देखते हैं कि जैसे आप तापमान में किसी भी तरह से परिवर्तन कर रहे हैं,
अगर तापमान में परिवर्तन हुआ है तो वहां पर जो ये शाइनिंग थ्रेड की बात कर रहे हैं उसमें फ्लक्चुएशन होता है, यानी अगर उसमें रेड या ऑरेंज कलर का एक मार्क दिख रहा है आपको, ठीक है, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, बहुत पतला, और उसमें आपको क्या दिखता है, कोई तो लिक्विड होता है जो ऊपर नीचे होता है तापमान के कम ज्यादा होने पर, तो वो क्या होता है उसमें मर्करी यानी कि पारा जिसे आप कहते हैं वो भरा हुआ रहता है। जैसे ही तापमान बढ़ता है तो वो पारा क्या होता है ऊपर चढ़ता है मर्करी, और जैसे ही तापमान आपका कम होगा वो मर्करी नीचे को आता है। ओके, तो वो शाइनिंग थ्रेड क्या है, मर्करी ही है जो कॉलम में वहां पर फिल किया गया है, और टेम्परेचर में चेंज आने की वजह से वो फ्लक्चुएट करता है, वो शाइनिंग थ्रेड ऊपर नीचे होता है, उसमें मर्करी के लेवल अलग अलग हो जाते हैं। ओके, तो ये आपके इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि उसमें पाया कौन सा मेटल जाता है तो वो मर्करी है, पारा भी आप कभी कभी क्वेश्चन पेपर में मिलता है देखने को, या जैसे इसमें शाइनिंग थ्रेड के बारे में पूछा है तो मर्करी आएगा, और क्या पूछा जाता है कि लिक्विड कौन सा मेटल होता है रूम टेम्परेचर पे, दैट इज ऑल्सो योर मर्करी। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है आपकी ट्रू है, क्योंकि वहां पर मर्करी ही पाया जाता है थर्मामीटर के अंदर। ओके, इन तीनों स्टेटमेंट को नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट है, वुलन क्लोथ कीप अस वार्म ड्यूरिंग विंटर। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र कपड़े पहनते हैं और वो ऊनी वस्त्र हमें क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं। वार्म क्या हो गया, गर्म हो गया, विंटर हो गई आपकी सर्दी। ठीक है, तो सर्दियों में ऊनी वस्त्र जो होते हैं वो हमें क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं, या हम क्या कहते हैं कि उन सर्द हवाओं से, ठंडी हवाओं से या ठंड से हमें क्या करते हैं, बचाते हैं। ओके, तो क्या होता है सर्दियों में, क्या होता है आपका आसपास का वातावरण का जो तापमान है वो कम हो जाता है। तापमान के कम होने का एक कारण यह भी है कि सूर्य जो है, सूरज अब डायरेक्ट अर्थ के साथ उसका ज्यादा कांटेक्ट नहीं रहेगा, या आप क्या कहेंगे कि ज्यादा लंबी क्या हो जाती है, रात हो जाती है। ठीक है, और दिन का टाइम, यानी जब सनलाइट डायरेक्ट अर्थ पर आनी चाहिए वो नहीं आती है, उतनी देर तक नहीं आती है। तो अभी क्या होगा, एटमॉस्फेयर में आपकी मॉइस्चर की मात्रा बढ़ जाती है, आर्द्रता बढ़ जाती है या नमी बढ़ जाती है, ऐसा आप कहते हैं। जब नमी और आर्द्रता बढ़ेगी आसपास आपके, तो आपको कैसा फील होगा, ठंडा लगेगा। ठीक है, ठंडा लगने का मतलब क्या है कि नमी बढ़ रही है, यानी वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए हैं आपके आसपास, अभी उनसे खुद को प्रोटेक्ट करना है। खुद को प्रोटेक्ट यानी अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना है, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, ज्यादा कपड़े पहनते हैं। और सबसे अच्छी चीज क्या है, ऊनी वस्त्र होते हैं यानी वुलन क्लोथ जितने भी आपके होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हवाओं को अंदर नहीं आने देते, या आप क्या कहते हैं कि वो एयर को ट्रैप करने का काम करते हैं। जो बाहर ठंडी हवाएं चल रही हैं उनको अंदर आने से रोकते हैं, और अंदर आने से रोकने, क्योंकि ठंडी हवाएं बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगी तो हमारी बॉडी कैसी रहेगी, गर्म रहेगी। ओके, तो ऊनी वस्त्र क्या करते हैं, ठंडी हवाओं से या सर्द हवाओं से हमारे शरीर को बचाते हैं। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, सही है, और इसी वजह से ऊनी वस्त्र आपके पहने जाते हैं सर्दियों में। गर्मियों में तो नहीं पहनते, गर्मियों में ऑलरेडी टेम्परेचर क्या रहता है बॉडी का ज्यादा रहता है, या एनवायरमेंट का बहुत ज्यादा रहता है, और ऊपर से गर्म कपड़े पहन लिए तो फिर तो। 14 स्टेटमेंट है, अमोनिया डिजोल्व इन वाटर शोज एसिडिक प्रॉपर्टीज। अमोनिया को पानी में डिजोल्व किया जाता है, क्या यह एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाएगा, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। ठीक है, क्योंकि अमोनिया अपने आप में कैसा नेचर दिखाता है, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने का मतलब क्या है, H+ डोनेट करना। जहां पर भी H+ आपके निकलते हैं जनरली आप क्या कहते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है, आपके एसिडिक प्रॉपर्टीज दिख रही है। लेकिन NH4 आपका NH3 अमोनिया जब H2O के साथ डिजोल्व होगा तो वहां पर आपके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि एसिडिक नहीं होते हैं प्रॉपर्टीज। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट है,
ऑरेंज जूस टर्न्स ब्लू, लिटमस रेड। ठीक है, तो ऑरेंज जूस आपका क्या है, ऑरेंज कैसा होता है टेस्ट में, खट्टा होता है। जितने भी खट्टी चीजें होती हैं, इसका मतलब वो क्या होगा, एसिड होगा उसमें प्रेजेंट। ठीक है, ऑरेंज में आप क्या कहते हैं, जितने भी सिट्रस फ्रूट आते हैं उनमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। ओके, तो एसिड प्रेजेंट है। एसिड आपको पता है एसिड क्या करता है, एसिड के साथ हम करते हैं लिटमस टेस्ट, या कोई भी आपका सोल्यूशन है उसके साथ लिटमस टेस्ट करते हैं। हम लेते हैं ब्लू लिटमस पेपर, इसमें डाल दिया हमने ऑरेंज जूस, और इसने ब्लू लिटमस को कैसा बना दिया, रेड बना दिया। ठीक है, तो आपको पता है कि जब कोई एसिड ब्लू लिटमस के कांटेक्ट में आता है तो वो उस ब्लू लिटमस को किस तरह का बना देता है, रेड कलर का बना देता है। तो इसका मतलब ऑरेंज जूस में एसिड प्रेजेंट है, और चूंकि उसमें एसिड प्रेजेंट है तो वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा ही करेगा, यानी ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, ट्रू है। ओके, वहीं पर ठीक इसका ऑपोजिट किस में होता है, बेस में होता है। बेस आपका क्या करेगा, बेस आता है रेड के कांटेक्ट में। बेस यानी कि क्षार आपका रेड लिटमस के संपर्क में आएगा और इस रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये आपका हो गया एसिड के लिए और ये हो गया आपका बेस के लिए यानी क्षार के लिए। तो लिटमस टेस्ट की बात करें, एसिड ब्लू को रेड करते हैं और बेस आपके रेड को ब्लू करते हैं। ठीक है, ब्लू को रेड किया एसिड ने और बेस ने क्या किया, रेड को ब्लू कर दिया। सेम यही चीज आप क्या करेंगे, जब आप एसिड को रेड में डालेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी रेड है लिटमस पेपर, तो इसमें किसी भी प्रकार का उसका परिवर्तन नहीं दिखेगा, रेड रेड ही रहेगा। वहीं अगर आप बेस की बात करें, बेस को अगर ब्लू के कांटेक्ट में लाएंगे तो ब्लू ब्लू ही रहेगा, उसमें वो किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं। ओके, तो होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्टेटमेंट नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर एन एसिड एंड अ बेस। न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट क्या होता है आपका, उत्पाद यानी जो फाइनल बना है, किसी अभिक्रिया के बाद जो लास्ट में आपको प्राप्त होता है वो क्या है, उत्पाद। जिसे आपने क्या किया, आपने ले ली चीनी, चाय पत्ती ले ली, और आपने क्या ले लिया, पानी भी ले लिया, दूध भी ले लिया, इलायची, अदरक, सब कुछ ले लिया। ठीक है, उसके बाद आपने सबको मिलाकर के क्या बना दी, चाय बना दी। तो जो पीने योग्य चाय है आपकी वो क्या है, उत्पाद है यानी प्रोडक्ट है। रिएक्शन हुई, रिएक्शन क्या हुई, जिसमें आपने उन सब चीजों को एक प्रोसेस के थ्रू मिक्स किया और साथ में उनको क्या दी, हीट दी, ऊष्मा दी, यानी तापमान बढ़ाया। ओके, ये सब क्या, ये एक प्रोसेस थी, प्रक्रिया थी। और उससे पहले जो चीजें आपके पास थी, क्या क्या, जो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स थे आपके पास, वो क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए यानी कि अभिकारक। तो एक अभिक्रिया में अभिकारक पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे आपके इंग्रेडिएंट हो गए इस केस में, वो सारे पार्टिसिपेट करेंगे, प्रतिभाग करेंगे। प्रतिभाग करने पर वो एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया के थ्रू जाएंगी। एक प्रक्रिया एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया के थ्रू जाएंगे, और वो प्रक्रिया के थ्रू जाने के बाद अंत में जो चीज आपको प्राप्त होगी, दैट इज योर प्रोडक्ट, और उत्पाद उसे कहा जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, उत्पाद हो गया। और किसका उत्पाद कहा जा रहा है, न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया का उत्पाद। ओके, और उदासीनीकरण अभिक्रिया का उत्पाद यहां पर क्या बता रहे हैं, एक एसिड यानी कि अम्ल, और दूसरा क्या बता रहे हैं, क्षार यानी कि बेस। तो आपको पता है उदासीनीकरण अभिक्रिया हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी है। उदासीनीकरण अभिक्रिया होती क्या थी,
जब दो चीजें मिल करके उदासीन हो रही हैं, और वो दो चीजें क्या थी, एक एसिड था और एक क्या था, बेस था। आप कहते हैं जब अम्ल और अभिक्रिया एक साथ, अम्ल और क्षार एक साथ अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करने के बाद लवण और जल बनाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। यानी जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है और वहां पर सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। ओके, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या हो गई, एसिड रिएक्ट कर रहा है आपका बेस के साथ, किसी तो केमिकल प्रोसेस के थ्रू जाएगा और आपका क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा। दिस इज योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, यहां पर आपने अलग अलग एग्जाम्पल देखे थे। एक कॉमन सॉल्ट बनाने का एग्जाम्पल है जहां पर आप क्या कहते हैं, HCl प्लस NaOH या NaOH प्लस HCl करते हैं, आप आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड प्लस H2O बनाएंगे। ओके, तो आपको पता है एक सोडियम है, यहाँ पर प्रोडक्ट में भी आपको एक सोडियम मिला है, एक क्लोरीन Cl है, एक क्लोरीन यहाँ हो गया, बचा आपका एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, दो हो गए H2 और एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया और सोडियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट जिसे कहा जाता है, वो बना और साथ में आपका वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ। एंड दिस इज योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया है। जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएंगे। तो यहाँ आपका प्रोडक्ट क्या बना, सॉल्ट प्लस वाटर बना है, लेकिन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट क्या है, एक एसिड है और बेस है। तो ये आपका प्रोडक्ट नहीं है, एसिड और बेस आपका क्या है, इधर है, जो कि क्या है, रिएक्टेंट यानी अभिकारक है। तो ये स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी आपकी, फॉल्स हो जाएगी यानी गलत हो जाएगी। जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएंगे। इरप्शन ऑफ वोल्केनो इज अ इरिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज यानी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ओके, अनुत्क्रमणीय क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है जब आपको ए से बी और बी से ए वापस मिल रहा है, यानी ए से आपने बी प्राप्त किया और ये बी से आपको वापस ए प्राप्त हो जाएगा, तो ये क्या है, आपका उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। लेकिन अनुत्क्रमणीय कहता है कि ए से बी तो बन जाएगा लेकिन बी से वापस ए नहीं बनेगा। जैसे आपने क्या कहा था कि हमने कच्चे चावल लिए थे और उनको पानी में रखा, तापमान दिया और उनको पका दिया। अब पके हुए चावलों से आप वापस कच्चे चावल प्राप्त नहीं कर पाते, तो दैट इज योर इरिवर्सिबल चेंज। ओके, तो वो आपकी क्या है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। और इरप्शन ऑफ वोल्केनो, जब ज्वालामुखी फूटता है तो वो भी एक प्रकार का क्या होगा, इरिवर्सिबल चेंज होगा। और ये स्टेटमेंट कैसी है आपकी, ट्रू। ओके, नेक्स्ट है आपका द सॉल्ट ओब्टेन्ड बाय इवेपोरेशन इज प्योर। जब आपने क्या किया था, आपने कहा कि समुद्र का जो पानी है उसमें नमक घुली हुई है। अब क्या करेंगे, उस पानी को शैलो पिट्स बनाएंगे, यानी कि उथले गड्ढे बनाए जाएंगे समुद्र के किनारे और वहां पर पानी को रोका जाएगा। उथले गड्ढे बना दिए, शैलो पिट्स बन गई, उसके बाद क्या होगा, उसमें धूप पड़ेगी और धीरे धीरे पानी क्या होगा, इवेपोरेट होना शुरू करेगा यानी वाष्पीकृत हो जाएगा। पानी आपका भाप बन करके उड़ गया है, अब वहां पर गड्ढों में क्या रह गई है, सिर्फ नमक रह गई है। तो इवेपोरेशन हो गया यानी आपका वाष्पीकरण हो गया। पानी तो भाप बन के उड़ गई, वाष्प बन के, ठीक है। अब क्या रह गई वहां पे, सॉल्ट यानी कि नमक रह गई, सिर्फ लवण रह गया वहां पर। अब वो नमक प्योर है नहीं, उसमें बहुत सारी चीजें क्या होंगी, मिली हुई होंगी, यानी इम्प्योरिटीज उसमें होंगी, अशुद्धियां होंगी। तो जो सिर्फ इवेपोरेशन के बाद आपको नमक मिला है वो क्या नहीं है, प्योर नहीं है, यानी कि शुद्ध नहीं है, डायरेक्ट खाने योग्य नहीं है। उसके बाद उसका क्या होगा, अलग अलग मेथड से उसको शुद्ध किया जाएगा यानी साफ किया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, फॉल्स। ओके,
नेक्स्ट स्टेटमेंट है बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर आर इसेंशियल फॉर रस्टिंग। तो रस्टिंग यानी जंग लगना, जिसे संक्षारण की प्रोसेस में आप पढ़ रहे थे, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, जहां पर हमने क्या कहा है कि बहुत छोटा एग्जांपल लिया एक धातु लोहे का, कि लोहा तभी संक्षारित होगा जब उसके आसपास वाटर यानी कि पानी है और ऑक्सीजन है। अगर उन दोनों की अनुपस्थिति है वहां पर, तो उस केस में लोहे पर जंग नहीं लगेगा। ओके, तो ये कह रहा है कि बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर, पानी और आपका ऑक्सीजन दोनों क्या है, इसेंशियल है, आवश्यक है, किसके लिए, रस्टिंग के लिए, यानी कि जंग लगने के लिए। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी आपकी, ट्रू हो जाएगी। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपकी इन अ फिजिकल चेंज न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस। फिजिकल चेंज आपका क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन। और न्यू सब्सटेंस यानी नया पदार्थ। तो आप फिजिकल चेंज में क्या देखते हो कि सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही चेंज आता है, कलर चेंज होगा, साइज चेंज होगा, शेप चेंज होगा आपका, या स्टेट चेंज होगी। ओके, किसी भी प्रकार से केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा। और जब भी केमिकल कंपोजिशन में यानी रासायनिक संगठन में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है तो नया पदार्थ नहीं बनेगा। ओके, पानी लिया, पानी लिक्विड स्टेट में है, उससे आपने बर्फ बना ली, उससे भाप बना लो, हर एक केस में केमिकल कंपोजिशन H2O ही रहेगा। ठीक है, तो नया पदार्थ आपका केमिकल चेंज के केस में बनता है। जब केमिकल चेंज होगा यानी रासायनिक परिवर्तन होगा, उस टाइम पर नया पदार्थ बनता है। तो यहां पर बताया गया है कि भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनेगा, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, गलत है, फॉल्स। ओके, तो होपफुली आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छे से समझ में आया होगा। 3 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं, आपके एग्जाम में आएंगे। आने वाले सेशन में हम फिर एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ आएंगे। होपफुली आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आप लोग नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।